आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़ने वाली है द इंटरव्यू इस खास सीरीज के अंदर जिनके बारे में मैं अगर ना भी बोलूं तब भी काम चल जाएगा। वो क्योंकि वो भारत की आत्मा से जुड़ी हुई है। भारत की आत्मा कहने का मतलब है कि खेती बाड़ी, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का मतलब आज के युग के हिसाब से एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज। तो आज हमारे साथ ऑर्गियो और कमोडिटीज के डायरेक्टर सुनील कौल सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे मैं इस इंटरव्यू की खास चर्चा को शुरू कर रहे हैं। सुनील सर, बहुत बहुत शुक्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। आज TV100 कारोबार का हिस्सा बनने के लिए आपसे बातचीत करके बहुत मजा आएगा। लेकिन एक चीज जब मैं आपके बारे में पढ़ रहा था, आपकी कंपनी के बारे में पढ़ रहा था सर, मैंने उत्तर प्रदेश के बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं। मैंने पश्चिम बंगाल के देखे हैं, मैंने महाराष्ट्र के देखे हैं, मैंने हरियाणा पंजाब के देखे हैं। मैं थोड़ा पर्सनल हो रहा हूँ, बट मैंने किसी कॉल को नहीं देखा जो एग्रीकल्चर से इस तरह से लगाव रखता हो या इस तरह से उसको चेंज करता हो। हाँ, मैंने कॉल्स देखे हैं फाइनेंस में, मैंने कॉल्स देखे हैं डिप्लोमेसी के अंदर, मैंने कॉल्स देखे हैं बड़े बड़े एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के अंदर बैठे हुए को, बट किसी कॉल को खेती बाड़ी से जुड़े हुआ इतना एक्सपीरियंस। आप IIT दिल्ली से पास आउट है, आप अमेरिका में भी पढ़ के आए, लेकिन भारत की ये खेती बाड़ी ने आपको कैसे खींच लिया सर? पहले जरा मैं ये एक पर्सनल क्वेश्चन था मेरा। आई एम रियली सॉरी इफ यू माइंड इट, बट सर मैं जरा इस पे पता करना चाहता था, ये कॉल और खेतीबाड़ी का कनेक्शन कैसे हुआ? नहीं, थैंक यू वेरी मच टिपी जी फॉर हैविंग मी। तो ये कनेक्शन कुछ 2010 का था। इसमें द रीजन हमारा इसके साथ एसोसिएशन हुआ कि इंडिया में मैं और हमारे पार्टनर मयंक धनुका वी वर प्लानिंग टू हमें कुछ यहाँ पे सेटअप करना था रिलेटेड टू जो सर्विसेज से कुछ लिंक रहे। तो हमने यहाँ पे जो रिसर्च शुरू की 2009-10 के अराउंड, तो एक सेक्टर था जो उस टाइम काफी फ्रैगमेंटेड था और उसमें फाइनेंसिंग काफी कम थी, और वाइल गवर्नमेंट का फोकस था, प्राइवेट सेक्टर का उसमें ज्यादा इन्वॉल्वमेंट था नहीं। हमें लगा कि अगर इस एरिया से अगर हम जुड़ पाए तो उसमें हम एक पैन इंडिया कंपनी एक सेटअप कर सकते हैं, जिसमें वो फार्मर्स को, ट्रेडर्स को, लार्ज कॉर्पोरेट्स को एक प्रोक्योरमेंट की सुविधा दे सकते हैं, वेयर हाउसिंग की और फाइनेंसिंग की सुविधा दे सकते हैं। तो इस एरिया कुछ देखते हुए फिर हमने 2010 में हम दोनों ने डिसाइड किया कि यहाँ पे हम सबसे ज्यादा वैल्यू ऐड कर पाएंगे। उसमें हम चाहते थे कि ऑब्वियसली उस टाइम हमारी एस्पिरेशन थी कि इंडिया के सबसे नंबर 1 प्लेयर हम बन पाए, जिसमें वेयर हाउसिंग साइड पे, फाइनेंसिंग एंड प्रोक्योरमेंट साइड पे हम अव्वल नंबर पे रहे यहाँ पे। तो उसी एस्पिरेशन से हमने उस 2010 में शुरू किया था। वो तो सर आप हो गए, आपने पिछले 10 साल में कमाल तो करके दिखा दिया। आपसे बातचीत करके हमको बड़ा प्राउड फील होता है। वो ऐसे इसलिए फील होता है, एक तो पूरी तरह से आप टेक्नोलॉजी चेंज करने में लगे हुए एग्रीकल्चर के। मैंने जब आपकी वेबसाइट देख रहा था तो उसके अंदर मेरे को ऐसा लगा कि ये सिर्फ ऑरिगो ही क्यों है, इस देश में तो इतनी स्पेस है कि ऐसी कई कंपनीज खड़ी की जा सकती हैं एग्रीकल्चर के अंदर ही। सर इसी क्वेश्चन से शुरू कर रहा हूँ, आपने जब शुरू किया था तब आपका एक्सपीरियंस कैसा था? आज 10 साल बाद आप कहाँ पे आ चुके हैं और अगले 10 साल बाद कहाँ जाना चाहते हैं? बहुत सिंपल सा सवाल है सर, 10 साल पहले कहाँ थे, अगले 10 साल बाद कहाँ जाना है? तो टिपी जी, इसमें क्लियरली जब हमने 2010 में शुरू किया था तब इंडिया का फोकस ऐसे गवर्नमेंट का था, बट प्राइवेट सेक्टर साइड में एग्रीकल्चर पे इतना फोकस था नहीं। जब हमने शुरू किया उस टाइम हमें काफी फीडबैक आया कि आप ये NGO टाइप सेक्टर में क्यों ज्वाइन कर रहे हैं। यहाँ पे कोई भी व्हाइट कॉलर वाला आदमी एग्रीकल्चर को ज्वाइन नहीं करता, इसमें प्रॉफिट्स नहीं है। मेरा भी एक क्वेश्चन था सर, मैं बस थोड़ा सा हम्बल हो रहा था, इसलिए मैंने सीधा सीधा आपको इतने कठोर शब्दों में पूछा कि आप NGO वाले गवर्नमेंट रेगुलेटेड सो कॉल्ड बिल्कुल अलग तरीके के सेक्टर से व्हाइट कॉलर वाला कैसे कनेक्ट हो रहा है? नहीं, आई एग्री। तो ये हमें शुरू में काफी लोगों ने फीडबैक दिया था। हमारा उनके तरफ एक ही आंसर रहता था कि जो सर्विसेज हम सोच रहे हैं प्रोवाइड करने के लिए, उससे जो हमारे काउंटर पार्टी रहेंगे, जैसे फार्मर, ट्रेडर्स, कॉर्पोरेट्स रहेंगे या बैंक्स भी रहेंगे या वेयर हाउस ओनर, उनका फायदा होगा।
अगर उस सर्विसेज को हम ज्वाइन कर पाए, वेदर टेक्नोलॉजी के थ्रू या उसको हम कंसोलिडेट कर पाए, हमारा फायदा स्केल पे तभी हो पाएगा। ये सेक्टर वो नहीं है जिसमें आप कहेंगे कि हम 1 लाख टन हैंडल कर रहे हैं या 1 लाख टन को हमने फंड किया है और उसमें हम प्रॉफिट देख सकते हैं। इसमें आपका, आप अगर भारत देश को ही देखें तो आपका कम से कम $300 बिलियन का आपका एग्री प्रोड्यूस रहता है। उसमें अगर आप ये 200 करोड़ की बात करें या 300 करोड़ की बात करें तो इट डजंट मेक अ डेंट, वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ पाता। लेकिन अगर आप इसको, अगर आप हमारे वेयर हाउसिंग कैपेबिलिटी को अगर आप देखें अभी तो हम अभी 9,000 करोड़ का स्टॉक हम गवर्नमेंट के लिए हैंडल कर रहे हैं। हमने ये लगभग आपका 5% रफली आपका पीडीएस स्टॉक है और अभी हमारा गवर्नमेंट के साथ एसोसिएशन, होपफुली हमारी सर्विसेज उनके लिए लाभदायक रहे। हम वहाँ पे एसोसिएशन अभी बढ़ा ही रहे हैं। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारा जो कंसंट्रेशन रहेगा वो गवर्नमेंट सर्विसेज की तरफ भी है। दूसरी तरफ हमने ट्रेड फाइनेंस शुरू किया था, विच वाज सपोज टू बी कि अगर अभी आप किसी भी ट्रेडर को देखें अगर डिम्पी जी भी खरीदना चाहें, अभी अगर आप सोचें कि मेरे को 2000 टन वीट खरीदना है, आप ये भी नहीं सोच पाएंगे कि आपको शुरू कहाँ से करना है, आप कहाँ से 2000 टन वीट खरीदेंगे, आप उसको कहाँ पे रखेंगे और आप कैसे उसको फंड करेंगे। अगर आपको ये भी पता है कि जो आजकल का 1900 का रेट है वो कल जाके 2200 पहुंच भी जाएगा, ट्रेडिंग के हिसाब से भी देखें, आपको वो सहूलियत नहीं है कि आप कोई बटन प्रेस करके चीजें कर सकते हैं, या आपके पास कोई फोन नंबर नहीं है कि आप सुनूर को कॉल करके कह दें कि सुनूर मैं ये करना चाहता हूँ और 3 महीने के बाद आप बेच दें मेरे। तो 2010 में ये था नहीं। तो हमने सोचा कि ये चीजें अगर हम ऑल इंडिया प्रोवाइड कर पाए, और जो अभी जो इश्यूज हैं, आप स्टॉक ट्रेडिंग को भी देखिए। मेरे को याद है कि 1998 के राउंड जब इंडिया बुल शुरू हुआ था तब स्टॉक ट्रेडिंग एक बहुत बड़ा हैसल था। व्हाइट पेपर में ट्रेडिंग होती थी। इंडिया बुल्स ने उस टाइम जब नया नया शुरू किया, एक बटन के प्रेस होने से ट्रेडिंग होनी शुरू हो गई थी। बिल्कुल सर। तो हमारा एस्पिरेशन था कि यही कमोडिटी फाइनेंसिंग और कमोडिटी ट्रेडिंग में क्यों नहीं है। कमोडिटी ट्रेडिंग अभी आप देखेंगे बुलियन में बहुत ज्यादा है। आप एमसीएक्स देख लीजिए, वहां पे गोल्ड, आप कोई भी न्यूज़पेपर उठा लीजिए, आप बिजनेस स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक टाइम्स, 90% उसमें 80-90% न्यूज जो रहती है वो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, प्लैटिनम की रहती है। एग्री स्टिल नॉट वेरी वेल कवर्ड। तो आई थिंक हमारा एस्पिरेशन था कि एग्री शुड बी ऑन द लैंडस्केप। उसको एक इन्वेस्टेबल प्रोडक्ट बना लें ताकि हमारे जो फ्रेंड्स एंड फैमिली है वो उसके उतार चढ़ाव, उसकी फाइनेंसिंग में इन्वेस्ट कर पाए, एंड इट शुड बिकम अ ट्रेडेबल एंड इन्वेस्टेबल प्रोडक्ट। उसमें देन द प्रॉफिट्स विल स्टार्ट टू कम इन। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि हम 200 टन का वेयर हाउस कहीं एक क्षेत्र में लेके रखेंगे, उसमें प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आएगी। तो उस टाइम पे देन वी रियलाइज कि स्केल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो 10 साल में वी हैव फोकस्ड ऑन स्केल। 10 साल में वी हैव हमने मेक श्योर किया कि हम इसमें काफी पार्टनर्स जोड़ पाए और ओवरऑल इसको थोड़ा व्हाइट कॉलर सर्विसेज की तरह देखें, और वैल्यू एड जो हमारे कस्टमर्स के लिए है उनको लगे कि कुछ फर्क पड़ा है। तो 10 सालों में ये हुआ है। आगे के 10 सालों में व्हाट वी सी इज कि ये एक कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा। आई स्ट्रांगली बिलीव कि ये एग्री कमोडिटीज, आप 10 साल के बाद कह सकते हैं कि जैसे आप सिल्वर एंड गोल्ड में आप अभी डाल रहे हैं, आप उसकी फाइनेंसिंग कर रहे हैं, तो गोल्ड फाइनेंसिंग इज वेरी इजी टुडे। आप बैंक के पास जा सकते हैं, आप एनबीएफसी के पास जा सकते हैं, आप मुथूट किसी के पास भी जा सकते हैं। एग्री में नहीं है ये, बट इट कैन बी डन इन एग्री। उसके लिए जैसे हमने लास्ट अक्टूबर में वी रिलीज्ड अ कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट। हमने उसको वी मेड इट अवेलेबल टू इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन फाइनेंसिंग फॉर कमोडिटीज, जो पहले नहीं था। अभी वो हमने सिर्फ $1 मिलियन के लिए किया, 7-8 करोड़ के लिए किया था। अभी हम जो कर रहे हैं वो 50 करोड़ के लिए सेम इंस्ट्रूमेंट लॉन्च कर रहे हैं। जो अभी हम बात कर रहे हैं वो एनबीएफसीज, बैंक्स और वेल्थ मैनेजर से कर रहे हैं, जो होपफुली जब 200-300 करोड़ का हो जाएगा हम रिटेल मार्केट से भी बात कर पाएंगे। तो एक जो चीज हम 10 साल में फोर्सी करते हैं कि एग्री विल बिकम अ रिटेल मार्केट, कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट। दूसरा है, इसमें टेक्नोलॉजी अभी बहुत लैकिंग है। आप अभी अगर हम कोई भी न्यूज सुने जो भी न्यूज आती है कि एग्री में टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट हो रही है, दैट इज ओनली द सर्फेस। उसमें डेप्थ किसी भी इंस्ट्रूमेंट में अभी उतनी नहीं है, एंड इट डजंट टच एवरीबडी इन द कंट्री।
सो आई थिंक व्हाट वी सी इज कि जो हमारी टेक्नोलॉजी भी है, जो बाकी एग्री स्टार्टअप्स भी हैं, आई थिंक उनकी टेक्नोलॉजी विल हैव टू रीच अ डेप्थ ताकि आप और मैं फील कर पाए. दैट इज नॉट देयर टुडे. द मार्केट पेनिट्रेशन, जो उसको मार्केटिंग एक्सपेंडिचर जो विच हैज टू बैक इट अप, वो मिसिंग है. आई थिंक दैट इज नॉट देयर. इसका पोटेंशियल जो आपकी स्क्रीन पे, दैट इज एग्जैक्टली राइट. इट्स $100 बिलियन पोटेंशियल जो अभी टच भी नहीं हुआ है. जो हम ट्रेड फाइनेंस कर रहे हैं हमने कुछ 500 करोड़ का अभी तक किया है. दैट इज नॉट इवन 0.01%, राइट. तो अभी मार्केट शेयर में एवरीबडी इज बिहाइंड. ओनली फॉर्मल फाइनेंसिंग जो अवेलेबल है वो बैंक्स के थ्रू है. बाकी एवरीबडी इज लैकिंग बिकॉज ऑफ द रिस्क, बिकॉज ऑफ रेगुलेशंस एक्सेट्रा, which I think the current government is relaxing. वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है, and that will benefit हमारे अगले 10 सालों को भी. So one is capital market investing, one is technology, and I think दोनों को put together we'll have enough liquidity ये agri system में, ताकि आप और मैं feel कर पाएंगे कि agri is become equivalent to आपका gold and silver. So that's how I foresee it कि hopefully that change will happen. ठीक है, आई होप सर ऐसा होना चाहिए, क्योंकि जितना आसानी से, जितना विजन आपका क्लियर है, मैंने ऐसा आदमी कोई अपनी लाइफ में नहीं देखा जो कि कम से कम इस तरह की कमोडिटीज का विजन क्लियर रखता हो. मैं आपको सच्ची बताऊं, मैंने एनसीडीएक्स के चेयरपर्सन का भी इंटरव्यू लिया, उनसे भी मैंने कई बार क्वेश्चंस पूछे, क्योंकि मैं मानता हूँ एक किस्म से आपका वो पीयर ही है. ऑल टुगेदर वो एक गवर्नमेंट की कंपनी है, बट ऑल टुगेदर एक किस्म से आपका वो डायरेक्टली पीयर भी है एनसीडीएक्स भी. सर लेकिन जब एनसीडीएक्स की गठन हुआ था ना, एनसीडीएक्स को लेकर जब बातचीत हुई थी, तो सभी में ये कहा गया था कि मंडियों में ना एक स्क्रीन लगा दी जाएगी, गुंटूर के रेट भी आएंगे, आंध्र प्रदेश के रेट भी होंगे, उसके अंदर केरल के रेट भी होंगे. वो सर मशीनों में ना कबूतरों के घर बने हुए हैं. पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट, एजुकेशन नहीं है सर. एजुकेशन इतनी लैकिंग है कि आज की रेट में अगर हमने कोई एग्री रिफॉर्म भी किया है, तो आपको पता है ना सरकार को भी कितना मुश्किल हो रहा है उस एग्री रिफॉर्म्स को बताना है, समझाना. गलत है, ठीक है, वो बात की बात है. तीसरी इंपॉर्टेंट बात सर, अभी आप वेयर हाउसिंग में ही है. आपको ध्यान है इस देश का एक बड़ा घोटाला हुआ था जो वेयर हाउसिंग से ही जुड़ा हुआ था. बग्गी एंट्रियां लगी हुई थी. हालांकि जब मैं आपकी कंपनी के बारे में पढ़ रहा था, आप तो सर्टिफाइड है इस मामले में, तो ये तो मेरे को पता लग ही चुका था. मैं थोड़ा और क्लैरिटी चाहता हूं सर, वेयर हाउसिंग में अभी कितना और काम होना बाकी है, आप कहां पे खड़े हो? दूसरा, एनसीडीएक्स जो नहीं कर पाया वो आप कैसे करोगे? क्योंकि एनसीडीएक्स की मैं अचीवमेंट नहीं मानता, वो आप कितना आप आसानी से कर लोगे उसको, आप जो अभी आप बता रहे हो आप. So रिमिशी, वेयर हाउसिंग में देयर आर कपल ऑफ थिंग्स. एक तो है कि देयर इज स्टिल अभी एक कैपेसिटी गैप है कुछ 30 से 40 मिलियन मेट्रिक टन्स का जो कंस्ट्रक्शन होनी है. आई थिंक देयर गवर्नमेंट अलग अलग टेंडर्स, अलग अलग पार्टनरशिप्स के साथ, वेदर बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर, पीपीपी, पीजी, बहुत सारी स्कीम्स के साथ, दे आर ट्राइंग टू मेक श्योर कि द गैप इज फुलफिल्ड. तो आई थिंक दैट इज वन डायरेक्शन दैट इज हेल्पिंग इंडिया की सप्लाई चेन को लेके. सेकेंड, इन टर्म्स ऑफ द वे एग्रीकल्चर इकोनॉमी जिस तरह से चल रही है, उस सेंस में द WDRA एंड सेबी आर गोइंग टू प्ले अ बिग रोल. जब भी आप कह रहे हैं कि वेयर हाउसिंग में ये इश्यूज हुए हैं, उस टाइम रेगुलेशंस वेर स्टिल इन द नेसेंट स्टेज. WDRA आई थिंक 2007 में शुरू ही हुआ था, बट उसकी टीम आई थिंक धीरे धीरे बिल्डअप हुई है. नाउ द WDRA इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम. वी आर वेरी स्ट्रांगली कनेक्टेड विद देम, हमारे एक्सचेंज बिजनेस को लेके, हमारे कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट को लेके, and we are also listing our instruments on SEBI. तो SEBI has become a strong regulator, जो भी हम एग्री इन्वेस्टिंग को लेके देख रहे हैं. तो गिवन हमारे ये रेगुलेटर्स इस रोल में आ गए हैं, आई थिंक जो पहले चीजें हुई थी वो अब नहीं होंगी. आई थिंक देयर विल बी अ स्ट्रॉन्ग रेगुलेशंस देयर. ऑफ कोर्स रेगुलेटर्स हैव टू कीप अ स्ट्रॉन्ग आई. अगर ओवरसाइट हुआ, ऑब्वियसली द थिंग्स कैन गो बैड अगेन, बट होपफुली इन SEBI I've come to respect a lot, WDRA as well. I think they have a keen eye कि उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं. The other thing is, तो सर कौन सा दो चीजें बताइए. एक तो पहला रेगुलेशन के फ्रंट पे बताया कि सेबी और वर्डा उसको देख रहा है. एक तो पहला पॉइंट वो हो गया. दूसरा बता रहे कि एक्सपेंशन का स्कोप बहुत है वेयर हाउसिंग के अंदर. सर ये एक्सपेंशन का जो स्कोप बहुत है वेयर हाउसिंग के अंदर, इसमें क्या गवर्नमेंट ने ऑटोमेटिक रूट से आपके लिए FDI खोल रखा है क्या? ये मेरे को पता नहीं है, ये मैं आपसे पता करना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ने FDI रूट ऑटोमेटिक रूट से खोला हुआ आपके लिए. पैसा कहाँ से लाएंगे वेयर हाउसिंग के लिए? So warehouse construction में it's allowed. I think आप अलग-अलग स्ट्रक्चर्स भी देखते होंगे. एग्री वेयर हाउसिंग में अभी रीट का कॉन्सेप्ट इतना नहीं आया है.
because the yields are very low. अगर आप देखेंगे there are a couple of companies formed large scale में, in fact couple of private equity firms are also there जिन्होंने warehouse assets को खरीद के उसको REITs में convert कर दिया. एग्रीकल्चर में अनफॉर्चुनेटली रेंटल कम रहता है, तो वहां पे yield आपके ये 6-7% के अराउंड रहती है. If the same yields had got converted to about 10-11%, the opportunity would have drastically changed. I think that's one difference कि आप इसमें private sector participation you don't see as much. So the income yields makes a big difference. 10-11% versus 6-7%. आप देखेंगे investment horizon changes. What foreign investors see agriculture warehousing और जो आपकी normal warehousing है, जो e-tailing warehousing को लेके. So there is a big difference there. That's why private participation in agri warehousing थोड़ा limited रहता है. अगर private investor पैसा डालना चाहे, he thinks कि 10-11% is much better than 6-7%. तो government has to play काफी बड़ा रोल इस चीज को लेके कि they'll have to come forward and make up the difference of 35 million tons. Private sector participation till the time ये gap fulfill नहीं होगा 4-5% का जो अभी है, somebody has to make whole that. वो otherwise private sector investing will not work. आप देखेंगे there are many players जिन्होंने 10 लाख 12 लाख 15 लाख मेट्रिक टन खड़ा कर दिया, उसके बाद रुक गए. They stopped क्योंकि उनको लगा कि 15 लाख मेट्रिक टन के बाद उनके पैसे नहीं बन रहे. बट आप ई-टेलिंग वेयरहाउस में देखेंगे उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी कैपेसिटीज खड़ी कर दी एंड दे आर स्टिल इंक्रीजिंग. तो देयर इज दैट डिफरेंस. गवर्नमेंट हैज टू कम अप विद सम एग्रेसिव सब्सिडी स्कीम्स, नहीं तो ये 5% का गैप नहीं फुलफिल होगा. पहले दे यूज्ड टू बी सब्सिडी स्कीम्स, अब नहीं है. दैट हैज बीन वन चेंज. दैट यूज्ड टू बी अट्रैक्टिव कि आपके वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को 25% गारंटी आपकी सब्सिडी थी. कॉर्पोरेट्स को आई थिंक 10-1% का था, 10-15% का. वो सारा अब आई थिंक थोड़ा मिनिमाइज हो गया और काफी हद तक चला गया है. आई थिंक विदाउट दैट सब्सिडी देयर इज नो मार्जिन्स टू बी मेड. टिल द टाइम आई थिंक players like us, players like private entrepreneurs will have to keep working with the government to fulfill this capacity. मतलब मैं ये कह तो सकता हूँ कि अभी भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का रोल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि है ना एग्रीकल्चर, तो गवर्नमेंट का रोल तो इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे वो एजुकेशन को लेकर हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी का कनेक्शंस को लेकर हो. आप खड़ा कर सकते हैं सिस्टम, बट किसानों तक पहुंचाना सरकार का काम भी है, क्योंकि ये तो सोशल स्टेट है. वी आर इन द सोशल स्टेट. गवर्नमेंट हैज टू टेक सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज कि भाई कुछ ना कुछ तो आप करो. सर मैं 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे आ रहा हूँ. पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपने ही शुरू किया था कि जैसे आज मेरे को कुछ गेहूं लेना है, मेरे को ये नहीं पता कि मैं कहाँ से खरीदूं, मेरे को ये नहीं पता मैं कहाँ स्टोर करूं, और मेरे को ये नहीं पता ये बिकेगा कैसे. मैं एक लेमैन की तरह हूँ. मान लीजिए मैंने 10 लाख रुपए, मेरे मन है क्योंकि मैं एग्रीकल्चर में किसान का बेटा हूं, तो मेरे को लगा कि मैं आजकल शहरों में रहता हूं लेकिन किसी उससे खेती नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं एग्रीकल्चर से कनेक्ट होना चाहता हूं, किसी भी तरीके से एग्रीकल्चर से कनेक्टेड होना चाहता हूं. 10 से 15 लाख रुपए है, 20 लाख है मेरे पास, 50 लाख है मेरे पास, तो मैं कैसे कनेक्ट होऊंगा? मैं आपकी कंपनी के साथ कैसे कनेक्ट हो सकता हूं? आप मेरी क्या क्या हेल्प करने वाले हैं, और मेरा फ्यूचर कितना ब्राइट है, मेरा रिस्क कितना है? करेक्ट. तो इसमें डिम्पी जी 2 तरीके से इन्वेस्टर्स कैन पार्टिसिपेट इन एग्रीकल्चर. एक है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स. एक है जिनको एग्रीकल्चर थोड़ा समझ आता है एंड दे नो कि प्राइस फ्लक्चुएशन कैसे रहेगा एंड दे आर विलिंग टू ट्रेड, जिसमें दे कैन विन एंड दे कैन लूज मनी. वेयर वी आर हेल्पफुल टू देम, एंड मैं दूसरे टाइप के इन्वेस्टर्स पे भी आता हूँ. वेयर वी आर हेल्पफुल टू देम इज कि अभी जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन प्लेटफॉर्म है, आप घर बैठे उस पर कमोडिटी खरीद सकते हैं एंड एट द राइट टाइम घर बैठे उसको कमोडिटी को बेच सकते हैं. जो भी उसका डिफरेंस आएगा, द टाइटल विल बी आपका रहेगा एंड द डिफरेंस विल बी क्रेडिटेड टू योर अकाउंट. ऑब्वियसली द लॉस विल आल्सो बी क्रेडिटेड टू योर अकाउंट. सो दैट इज वन टाइप ऑफ इन्वेस्टर. मतलब ये आप ये कह रहे हैं ये वर्चुअल होगा ना, फिजिकल कुछ नहीं होगा. करेक्ट, वर्चुअल होना चाहिए. जिस तरह से आप स्टॉक ट्रेडिंग कर रहे हैं उसी तरह से आपको कमोडिटी ट्रेडिंग शुड हैपन द सेम वे, एंड दिस इज व्हाट आवर ऑक्शन प्लेटफॉर्म ऑफर्स यू. ठीक है. दूसरा आपके पास ऑप्शन है, जैसे अगर somebody who doesn't understand commodity, उसको कोरिएंडर, मस्टर्ड और वीट से कोई लेना देना नहीं. he says कि मेरे को 10% का कूपन चाहिए हर साल. अभी जैसे इंटरेस्ट रेट्स आपके मार्केट में गिरी हैं, आपको एफडी में जैसे 4% मिल रहा है, आपको किसी भी कैश बाजार में भी 5% मिल रहा है, आपका बाकी जगह पे भी इंटरेस्ट आपको, आप कोई भी म्यूचुअल फंड कोई भी ले लीजिए 6-7-8% है. गोल्ड फाइनेंसिंग भी 8% पे है. आपका स्टॉक ट्रेडिंग हो सकता है 13-14% पे हो.
तो 10%, वो भी मुश्किल है क्योंकि आजकल आपको पता है मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत है। हाँ नहीं, फेयर है ना। तो ऐसे आदमी को हम कहते हैं कि आपको कोई जरूरत नहीं है, कि आपको कोई फर्क पता करने की जरूरत नहीं कि कोरिएंडर, वीट और पैडी में क्या फर्क है। हम आपको एक सेबी लिस्टेड इंस्ट्रूमेंट हम आपको ऑफर कर रहे हैं, जिसमें आप अपने पैसे डालिए। 1 लाख डालना चाहें, 10 लाख डालना चाहें, 50 लाख या 10 करोड़ डालना चाहें, आप अपने पैसे इन्वेस्ट करिए। आपको फॉर अ पीरियड ऑफ इस सेबी लिस्टेड इंस्ट्रूमेंट में देयर बी अ 10%, 9.5-10% कूपन ऑफर्ड, जो आपके हर महीने में 2 बारी आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा, राइट? ठीक है। आप, और इसका जो प्रिंसिपल है, आपको कैपिटल प्रोटेक्शन मॉडल और कोई इंस्ट्रूमेंट ऑफर नहीं करता। दिस पीटीसी, पास थ्रू सर्टिफिकेट इंस्ट्रूमेंट इज सच, जो आपको कैपिटल प्रोटेक्शन ऑफर करता है। आपके फॉर दिस पर्टिकुलर इन्वेस्टिंग यू विल हैव कमोडिटी सिटिंग इन अ WDRA accredited warehouse। तो ये आपका बेसिकली गोल्ड हो गया जो एक लॉकर में बैठा है, राइट? तो आपका इवन दो कमोडिटी प्राइसेस as soon as, if example you stop receiving the coupon, तो जो WDRA होगा, WDRA accredited जो उसमें collateral manager रहेंगे, they'll essentially make sure that you get your money back and you will get the principal back as a capital protection model. So as a capital protection model, there is no instrument अभी जो available market में होगा जो आपको 9.5-10% offer करेगा, and that's why agri comes in. So for two types of investors, there are two types of coupons you can make, and there are risks which are very different. Agri trading mein you can make higher money, but you can lose as well. And on the other side, agri financing mein you can make about 9.5-10% coupon, capital backed and fully secured. ठीक है। And ये दोनों के लिए आपको दोनों के लिए सॉरी मार्केट नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है सर। वैसे मिस्टर कॉल सर, ये इन दोनों मॉडल में एक फ्रेश इन्वेस्टर, आप भूल जाइए कि उसको कितना पता है कितना नहीं पता, किस में आना चाहिए? वैसे उसको उस तरह की वर्चुअल ट्रेडिंग में आना चाहिए जहां पे अपॉर्चुनिटी हो सकता है साल में 10 बार मिल जाए, या फिर एक फिक्स्ड वाले में आना चाहिए जिसमें रिस्क कम है और आपको पता है कि श्योरिटी के साथ 9.5% का कूपन यानी कि 9.5% का इंटरेस्ट आपके पास आ ही रहा है विद सर्टेन कंडीशंस? I would say wholeheartedly the second one. For the first one, commodity mein there is the biggest traders in the world, unko bhi they can't cover every certainty. Aap government regulations change, export import policies change. Aapko basically you'll have to study all crops across the globe in terms of how the production is behaving. That is very in-depth research with some of the बहुत large trading houses जो कर पाते हैं. So I would avoid the first one as a retail investor as much as possible. The second one is fully hedged, fully secured a type of financing. You'll have a fixed coupon that I give. आपका ऐसा नहीं होगा कि 20-30% मिलेगा. You'll get 9.5%, 10%, but you'll keep getting it every month. And then that will essentially remain. So I would say for any retail investor, he should go for the second one. And that also, as I said, he doesn't have to worry about कि वो कौन सी commodity में invest कर रहा है. It's a financial instrument. He should think कि जैसे gold में डाल रहे हैं, वैसे इसमें भी डाल रहे हैं. And ये भी आप घर बैठे कर सकते हैं. आपको मंडी जाने की जरूरत नहीं है, किसी बैंक जाने की जरूरत नहीं है. This security will be available online. WDRA की central repositories हैं. जैसे आपका stock trading होता है, आपके पास एक DPID, DMAT ID रहते हैं, वैसे ही CCRL रहता है, central repository. All this investing is done digitally. And जो commodity आपको assign होती है, that is also assigned digitally to you, and which can be sold digitally. So all the payments, investing government has made sure through WDRA that all this will be done in a digital manner, in a fully secured manner. ठीक है, डन सर। अब एक सर लास्ट क्वेश्चन आपसे और पता करना, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, आई नो यू आर बिजी। सर, एक सरकार ना एग्री रिफॉर्म्स को लेकर 3 बड़े विधेयक, बड़े लेजिस्लेटिव लेके आई है। कुछ किसान सड़कों पर भी हैं। मैं तो इसमें जानना नहीं चाहता कि किसान ठीक है कि सरकार ठीक है। मैं सिर्फ आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, एक व्यापारी के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक एज एन रिटेल इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहता हूँ कितना फर्क पड़ेगा इससे, क्योंकि ये जो चीजें है ना सर, इसको ग्राउंड पे लाने के लिए मेरे को लगता है कि आप टेक्नोलॉजी से भी कितना भी अच्छा क्यों ना कर लें, जब तक आप एजुकेट नहीं करेंगे तब तक काम नहीं चलेगा। जब तक आप उनको हैबिचुअल नहीं बनाओगे काम नहीं चलेगा। सर, पेटीएम भी ना नोटबंदी से पहले था, लेकिन नोटबंदी ने पेटीएम को सिखाया कि हाँ कैसे इस पेटीएम का इस्तेमाल हम कर सकते हैं।
कुछ कुछ वैसा ही मेरे को लग रहा है कि पॉलिसीज ड्राफ्टिंग ये सब बहुत सारी चीजें, बट लोगों को पता ही नहीं कि कैसे इस्तेमाल। सर आज आप, मैं आपको अपना एग्जांपल बताऊं, मेरे को नहीं पता कि मेरे को एग्रीकल्चर में कुछ सेटअप करना तो मैं कैसे करूंगा। आई एम एमबी फाइनेंस, मेरे को पता नहीं है कि सेटअप कैसे होगा, मेरे को फिर से यूट्यूब और कुछ बहुत सारी चीजें फिर से देखनी पड़ेगी। आई एम एमबीए फाइनेंस, सॉरी टू से। यस सर, नहीं, आई एग्री। इसमें डिम्पी जी, so the reforms that came, I think the major one was जो हमने Essential Commodities Act हटा दिया. I think that was needed back in 1980s वगैरह, जब 40-50 साल पहले, when there was a dearth of commodities. उस टाइम हमें Essential Commodities Act चाहिए था. किसी ने हटाया नहीं बहुत टाइम से. I think government did the right thing. That had to be removed, and finally वो हट गया, and we are all very happy कि मतलब Essential Commodities Act was not needed and it got repealed. So I think that was a big move, a bold move, which I think happened in the right manner. Second was कि जो हमने freedom दी in terms of जो trade है. आप इंडिया को देखिए as a developing economy, जो आप बाहर के देशों को देखते हैं as a developed economy, उसमें यहाँ पे freedom is lacking. आपको जो हमारा मंडी स्ट्रक्चर था, that was created ताकि फार्मर को सही प्राइस मिले, उसका प्राइस डिस्कवरी हो, उसको एक ऑप्शन मिले कि वो मंडी आके अपना सामान बेच पाए. बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसके पास बहुत ऑप्शंस आए, बट ही वाज स्टिल लिमिटेड कि उसको मंडी आके ही देना है, या बाहर अगर बेचेगा तो उसको मंडी सेस देना पड़ेगा. तो आप गवर्नमेंट ने कहा, उन्होंने बड़ी सिंपली एक चीज कही, अगर आप मंडी का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करेंगे तो आप मंडी सेस दे दीजिए, आपके पास ऑप्शन है. लेकिन आप अगर मंडी के बाहर बेचे, आपने मंडी का कोई भी सर्विसेज यूज नहीं किया, आपको मंडी सेस देने की जरूरत नहीं है. This was a big boon for people जो अपने warehouse को या अपने they had their own plant या अपने अपना courtyard था, जो भी था, उसमें they were able to set up a place जहाँ पे वो खरीद सकते थे, farmers को invite कर सकते थे. अब वो 1.5-2-2.5% की वहाँ पे saving हो गई. अब यही direct impact आपके inflation पे भी आता है, and government knows it. तो there is a direct impact of जो आप और मैं market में खरीदते हैं, उसमें 1.5-2% का सीधा फर्क पड़ गया. तो दिस इज जस्ट एफिशिएंसी. तो एंड उसमें थोड़ा डिसइंटरमीडिएशन का कॉन्सेप्ट आ जाता है. गवर्नमेंट आई थिंक दे सपोर्ट एमएसपी. आई थिंक दे हैव सपोर्टेड, एंड आई थिंक अभी एमएसपी प्रोक्योरमेंट इज गोइंग एट अ वेरी बिग पेस. आई थिंक द सपोर्ट ऑफ फार्मर इज स्टिल देयर इन अ बिग वे फ्रॉम स्टेट, ऑल द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल. तो वो चल रहा है. I think the formulas overall should benefit, and states have some reservation, which I think the states and center are trying to resolve. Hopefully, they'll get resolved so that private entities like us can benefit from all the laws put together. ठीक है, मिस्टर कौल, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच. इतना स्पष्ट बोलने वाले, जैसे मैंने वो पहले भी आपसे कहा कि मैंने बहुत कम लोग देखे जिनका विजन इतना क्लियर है, और विजन उस जगह पे क्लियर है जहाँ पे रेगुलेशंस बहुत है. बड़ी गजब की बात है कि रेगुलेशन वाली चीजों में विजन क्लियर कैसे रखा जा सकता है, बट फिर भी आपने रखा. हमारी सर शुभकामनाएं भी हैं, हमारी बहुत बहुत बधाई भी है आपको कि आप अच्छे से ग्रो करें और एक देश में एक बहुत बड़ा मुकाम बनाएं. आपने ऑलरेडी पा लिया. आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. उम्मीद करते हैं आपसे जल्दी फिर मुलाकात होने वाली है. सर बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. तो हमारे साथ एक ऐसी मैनेजमेंट थी जिनसे हमने आज कुछ बारीकियां समझी एग्रीकल्चर की, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए ट्रेड की. तो ये इंटरव्यू मेरे को लगता है बहुत कमाल का इंटरव्यू है. सब आदमी को देखना चाहिए, समझना चाहिए कि एग्रीकल्चर से जुड़कर कैसे अपनी इनकम को आप सिक्योर कर सकते हैं. आप अपने मन की बात भी कर सकते हैं और साथ ही साथ पैसे की बात भी कर सकते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया आज इस कार्यक्रम को देखने के लिए, द इंटरव्यू को. नमस्कार.